गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग सभी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद। और नॉर्थ इंडिया वाले लोग इस समय परेशान भी होंगे थोड़े, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली, पंजाब, इवन हरियाणा, सब जगह। चलो भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास टेंस के जिन कॉन्सेप्ट्स पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने लास्ट पार्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज सिंस और फॉर का डिफरेंस। ठीक है, सिंस और फॉर का जो अंतर था वहाँ पे हमने कल एंड किया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे। चलो भाई। चलो शुरू करेंगे क्लास। देखो भाई, आज की क्लास हम शुरू करेंगे कहाँ से। पहला क्वेश्चन जैसे आज की क्लास का हमने लिखा, वी हैव डेवलप्ड a lot since we have got freedom। भाई आंसर बताएंगे क्या क्या एरर है इन क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा, she has been living in Delhi since she has got, yes, she has joined the company। Since she has joined the company। देखो भाई, दो क्वेश्चन है, इनसे आपको एक कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ फिर इसके आगे बढ़ेंगे। आपको क्या बताया था मैंने कि सिंस के साथ में किस तरीके से टेंस आते हैं।
सिंस के साथ में सामान्यतः इधर जो आता है वो या तो परफेक्ट टेंस आता है भाई, है ना, और या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, यही आता है, या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो क्लॉज सिंस के साथ आती है, आपको बताया था कि सिंस आपका प्रेपोजिशन भी होता है और सिंस आपका कंजंक्शन भी होता है। तो जब सिंस आपका कंजंक्शन बनेगा तो सिंस के साथ में क्या आएगी, क्लॉज आएगी। तो जब सिंस क्या है, कंजंक्शन है, तो सिंस के साथ क्या आएगी, एक पूरी क्लॉज आती है। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब, और अगर वर्ब आएगी तो इस वर्ब को कौन से टेंस में लिखा जाए, तो ध्यान देना ये वर्ब आपकी हमेशा और हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिबल होता है, बट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट अगर हम सीख जाएं तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, बहुत है, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, सिंस के पहले जो क्लॉज आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकती है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ सकती है, लेकिन सिंस के बाद में जो क्लॉज आती है वो आपको हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखनी होती है। सो सिंस के पहले यानी कि जो मेन क्लॉज है वो आपकी परफेक्ट टेंस में आती है, लेकिन जो सिंस वाली क्लॉज है वो आपकी किस में आती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखनी होती है। सो जैसे ही आप ये सेंटेंस देखोगे, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर चुके हैं, बहुत डेवलप हो चुके हैं। कब से भाई, जब से हमें आज़ादी मिली है। तो सिंस के बाद में वी हैव गॉट फ्रीडम नहीं लिखेंगे, वी गॉट फ्रीडम लिखेंगे। ऐसे ही सी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस सी हैज़ जॉइंड द कंपनी, तो सी हैज़ जॉइंड नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंस के बाद में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आपको लिखना होता है। तो सिंस सी जॉइंड द कंपनी। ठीक है भाई, तो ये आपको दिमाग में रखना है भाई, ठीक है। तो ये सिंस के बाद में कौन सा टेंस आता है, पास्ट का इंडेफिनिट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई, आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, या फिर सिंस फॉर पे चलते चलते एक बार पास्ट परफेक्ट का भी मतलब मुआयना कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट किस तरीके से यूज़ होता है भाई, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट हम कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिंस फॉर चल रहा है तो वहाँ पे सिंस फॉर वहाँ भी आ जाता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा सी स्टडीड फॉर 5 hours। आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। सी स्टडीड फॉर 5 hours, वह 5 घंटे के लिए पढ़ी। बेटा जो अ लॉट लिख रखा है ना राजा, वो रिजल्ट है, जिसकी वजह से वी हैव डेवलप्ड कहना हमें ज़्यादा सही रहेगा। हैव बीन डेवलपिंग ना कह के डेवलप्ड कहना इसलिए सही रहेगा क्योंकि वहाँ पे अ लॉट दे रखा है, अ लॉट आपका रिजल्ट बता देता है। हम बहुत डेवलप मतलब बहुत डेवलप कर चुके हैं। देखो भाई, आपको बताया था फॉर के साथ में हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है फॉर के साथ इंडेफिनिट यूज़ करने में, तो आप कहोगे नहीं है, तो पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ पे आ जाएगा और एकदम सही है। ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस और लिख के देता हूँ। मैंने आपको सामने एक सेंटेंस लिखा, सी स्टडीड फॉर 5 hours when her friend called her। जब उसके दोस्त ने उसको कॉल की तो तब वो 5 घंटे पढ़ चुकी थी। देखो भाई, अब आपको क्या समझना है, हमेशा टाइमलाइन देखने की ज़रूरत है। जब भी 2 क्लॉज आ जाएं तो एक बार टाइमलाइन पर ज़रूर देख लें। मान लेता हूं मैं कि ये कुछ टाइमलाइन रही होगी भाई, टाइमलाइन आपको शुरू में ही समझाई थी, और ये मान लेता हूं कि हम आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये क्या है भाई, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, मानते हो
प्रेजेंट है। अच्छा जी, अगर ये प्रेजेंट है, हमने कहा हर फ्रेंड कॉल्ड हर फ्रेंड कॉल्ड को देख के पता चल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट की बात है। और अगर पास्ट की बात है तो इसका मतलब है, मान के चलो इस पॉइंट पे उसकी फ्रेंड ने उसको कॉल किया होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, या फिर सिंपल पास्ट ही कह दें। ये अगर प्रेजेंट था तो ये आपका क्या बना, पास्ट। अब पास्ट में उसकी दोस्त ने कॉल किया, और जब उसकी दोस्त ने कॉल किया तो उस टाइम पे वो 5 घंटे पढ़ चुकी थी, तो ये 5 घंटे कौन से रहे होंगे, तो ये जो इसके पहले का टाइम है ये आपके 5 आवर्स यहाँ पे रहे होंगे। मानते हो भाई कि ये 5 घंटे रहे होंगे। सो 5 आवर्स बेसिकली कहाँ पे रहे होंगे, पीछे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके टोटल 5 आवर्स रहे होंगे। अब पास्ट है आपका कॉल करना, तो 5 आवर्स जो पढ़ाई की वो कब की होगी, पास्ट के भी पास्ट में। तो ये बेसिकली आपके जो 5 घंटे का ड्यूरेशन है, ये बेसिकली किसका बना, पास्ट ऑफ पास्ट का। किसका बनता है भाई, पास्ट ऑफ पास्ट का। और ध्यान दीजिएगा, पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाने के लिए हमेशा और हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो बेसिकली सी स्टडीड नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा सी हैड स्टडीड। सी हैड स्टडीड, तो हैड हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सी हैड स्टडीड फॉर 5 आवर्स व्हेन हर फ्रेंड कॉल्ड हर। रुक जा रुक जा रुक जा, रुक 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 रुक, ये हटा ले यार, कुछ और दे दे, ये दे दे ना, किसमें और ये काला जो है किसका प्रसाद है, हरिद्वार का। कौन गया है, मैं गया था, आंटी गई थी। बस 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 दे देते, नहीं बहुत है। जय हो, प्रसाद मिल गया मुझे, बताओ खाने के लिए। ऐसे ही और क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने लिखा वी वेटेड देयर फॉर 10 आवर्स, सही या गलत। बेटा हैड बीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर के साथ में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों बढ़िया चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। देखो जैसे मैंने कहा वी वेटेड देयर फॉर 10 आवर्स, हमने वहाँ 10 घंटे इंतज़ार किया, सही बात है, जैसे पिछला वाला था वैसे ये है, सही है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में थोड़ा सा ऐड करके और ये लिख दूँ, वी वेटेड देयर फॉर 10 आवर्स व्हेन सी फाइनली केम। अब बताओ सही या गलत, सही या गलत। मोहित पाठक, सी हैड बीन स्टडिंग हो सकता है और सी हैड स्टडीड हो सकता है। पास्ट अगर आ गया तो हैज बीन भी नहीं लिख सकते हम। अब बताओ भाई, अब देखो सेम उसी तरीके से ये रही टाइमलाइन आपकी, ये मान लेता हूं कि प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। सी फाइनली केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मान लेता है इस पॉइंट पे वो आई होगी। सो ये पॉइंट हमने वो ले लिया, तो ये पॉइंट हो गया पास्ट का, और ये कौन सा एक्शन हुआ है यहाँ पे, केम, यानी कि आने का एक्शन।
अगर वो इस पॉइंट पे आई है तो 10 घंटे हमने इंतजार कहाँ किया होगा? 10 घंटे का इंतजार जो है वो आपका ये वाले 10 घंटे हैं, मानते हो? तो ये आपके क्या हो गए? 10 आवर्स हो गए। अब पास्ट है आना, तो ये 10 घंटे जो है वो क्या बनेगा? पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा कि नहीं भाई? पास्ट ऑफ पास्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट का सीधा मतलब होता है पास्ट का परफेक्ट। तो ये जो 10 घंटे वाली बात है ये कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? पास्ट के परफेक्ट में। सो वी हैड वेटेड। अच्छा, हम हैड वेटेड भी लिख सकते हैं और हैड बीन वेटिंग भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि फॉर के साथ में परफेक्ट भी चल जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चल जाता है। तो हैड बीन वेटिंग भी आ सकता है और हैड वेटेड भी आ सकता है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि हैज़ बीन लगा दें यहाँ पे या हैव बीन लगा दें, तो बेटा हैव नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं। सो वी हैड वेटेड भी लिख सकते हैं और वी हैड बीन वेटिंग भी लिख सकते हैं। वी हैड बीन वेटिंग भी लिख सकते हैं और वी हैड वेटेड भी लिख सकते हैं। बेटा एन के नंदू, जो मैंने कल क्लास में कराया था कि कब परफेक्ट आता है कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो पढ़ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, 2 बार रिवाइज कर लो उसको, ठीक है? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही एक और पास्ट परफेक्ट का ही। जैसे हमने लिखा I was tired as I stood या as I worked for 10 hours without a break। इसका आंसर करो। I was tired as I worked for 10 hours without a break। करेंगे आंसर? एक्स्ट्रा मार्कर है, किसको चाहिए? करो भाई जल्दी जल्दी आंसर। आई वॉज टायर्ड एज आई वर्कड फॉर 10 hours विदाउट अ ब्रेक। देखो भाई, अब आपको हमेशा ये देखना होता है कि परफेक्ट आएगा कहाँ, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में आपको ना ये टाइमलाइन वाला जो फंडा है ना, ये आपको अपना लेना है एकदम। ये रही टाइमलाइन, बात ठीक है भाई? मान लेते हैं कि ये टाइम की लाइन है, ये आपका क्या है? प्रेजेंट। ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट। आपने कहा आई वॉज टायर्ड, आप पास्ट में थके हुए हैं, आप पास्ट में थके हुए हैं, तो इस पॉइंट पे हमने माना कि आप कैसे हैं? टायर्ड हैं। ये पॉइंट आपका पास्ट है और इसमें आप क्या हैं? टायर्ड हैं। आप क्यों टायर्ड हैं? क्योंकि आप 10 घंटे बिना ब्रेक के काम किए। तो ये वाले जो हैं वो 10 hours हैं, मानते हो? ये क्या है? 10 hours। टायर्ड अपने आप में क्या है भाई? यहाँ पे जो टायर वाली बात है वो पास्ट की है,
क्योंकि वॉज के साथ है। तो ये वाला जो पीरियड है 10 घंटे, ये कौन सा पीरियड है? ये पास्ट का भी पास्ट है, तो पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाने के लिए दोस्त हम किसका यूज करते हैं? पास्ट के परफेक्ट का। किसका यूज करते हैं? पास्ट के परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। तो टायर्ड वाला तो पास्ट था, तो ये तो सही है, लेकिन ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट तो हैड वर्कड या हैड बीन वर्किंग, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। सो आई हैड वर्कड फॉर 10 आवर्स या फिर आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स। क्या चाहिए? वायर वाला माइक है ना, वो उसमें लगा तो दिया हमने। बेटा हेड कहाँ आएगा वो सब बताऊंगा, पहले जो सिखा रहा हूँ वो तो सीख लो। भाई ये बताओ, पास्ट परफेक्ट का बेसिक सा फंडा समझ आया कि कब लगाते हैं? मेन चीज़ है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आप कब लगाते हो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप कब लगाते हो पास्ट परफेक्ट, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, सो आई हैड वर्कड। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। Samira left home before Mudit came. He had started the work before I had reached. चलो भाई बताएंगे आंसर। तीन क्वेश्चन है। देखो भाई, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। टाइमलाइन बना लेंगे चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना? आ जाओ। कहा गया है ये देखो प्रेजेंट है, इसको तो सब समझ ही गए होंगे, जो मैं डंडा सब बना देता हूँ बीच में, ये प्रेजेंट है। कहा गया है आफ्टर द पेशेंट डाइड, यानी कि पहले पेशेंट मरा होगा और फिर आपका डॉक्टर आया। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर डॉक्टर आया, सो हम लिख सकते हैं केम वाला एक्शन कहाँ हुआ है? यहाँ पे। और ये है क्या अपने आप में? पास्ट। अगर डॉक्टर इस पॉइंट पर आया है तो पेशेंट कब मरा होगा? अगर डॉक्टर इस पॉइंट पे आया है तो पेशेंट किस पॉइंट पे मरा होगा? तो आप कहोगे कि इससे पहले, क्योंकि आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर कब आया? आफ्टर द पेशेंट डाइड, पहले पेशेंट की डेथ हुई। तो ये अगर पास्ट है तो ये पास्ट ऑफ पास्ट रहा होगा, तो मरने का जो एक्शन है वो पास्ट ऑफ पास्ट रहा होगा, डाइड वाला। तो ये क्या है भाई? पास्ट ऑफ पास्ट है। और पास्ट ऑफ पास्ट को हम किस में दिखाते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट को हम परफेक्ट में दिखाते हैं भाई।
तो हम कह सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। सो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। समीरा लेफ्ट होम बिफोर मुदित केम। कहा गया है कि जब तक मुदित आया समीरा घर छोड़ चुकी थी। ये आपकी टाइमलाइन है, ये पॉइंट है प्रेजेंट का। कहा गया कि इस पॉइंट पे मुदित आया, ये मुदित के आने का समय है, लेकिन समीरा इससे पहले ही जा चुकी थी। तो जब पास्ट के दो एक्शन है तो पहले वाला किस में आया होगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो हम कहेंगे समीरा हैड लेफ्ट होम बिफोर मुदित केम। सो समीरा हैड लेफ्ट, समीरा हैड लेफ्ट। सो समीरा हैड लेफ्ट होम बिफोर मुदित केम। आगे वाला देखेंगे। ही हैड स्टार्टेड द वर्क बिफोर आई हैड रीच्ड। मैं जब पहुंचा उससे पहले ही उसने काम शुरू कर दिया था। इस पॉइंट पे मान लेते हैं मैं पहुंचा और काम उसने पहले ही शुरू कर दिया था, तो ये क्या है? पास्ट। ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। अब मेरा पहुंचना किस में? देखो काम शुरू करना पास्ट ऑफ पास्ट है, तो फिर हैड स्टार्टेड एकदम सही है, लेकिन मेरा पहुंचना किस में है? पास्ट में। और पास्ट को दिखाने के लिए हैड प्लस V3 नहीं, सिंपल V2 आपको लगाना है। तो आई हैड रीच्ड नहीं लिखेंगे, आई रीच्ड आपको लिखना पड़ेगा, आई रीच्ड आपको लिखना पड़ेगा बिफोर आई रीच्ड। तो यहां से भाई हम दो तीन चीजें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर आपका आ जाए कहीं पे आफ्टर, क्या आ जाए? आफ्टर। आफ्टर के बाद में जो क्लॉज आती है ये आएगी किसमें? पास्ट के परफेक्ट में। और ये जो आफ्टर के पहले क्लॉज आती है ये आपकी पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर आ जाए बिफोर, तो ये जो पहले क्लॉज आती है ये किस में आ जाएगी? पास्ट के परफेक्ट में। और ये जो आती है ये किस में आ जाएगी? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट इस तरीके से हमें यूज करने होते हैं। बेटा लेफ्ट का पास्ट परफेक्ट होगा हैड लेफ्ट। वॉज रीच्ड नहीं लिख सकते, रीच आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको पैसिव में नहीं लिखते हैं जनरली। अब देखो अल्टीमेटली हर चीज सेंस के ऊपर है। जो हम कहना चाहते हैं वही तो कहेंगे, जो हमें बात कहनी है अगर वही नहीं पता है तो हम कन्वे कैसे कर पाएंगे? ठीक है, चलो भाई कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। The work completed before the manager visited the site. पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, he had done the work after his boss
had scolded him। तीसरा, चलो भाई 3 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करोगे। आई होप आप खुद से आंसर कर पाओगे। आई रियली होप कि आप खुद से आंसर कर पाओगे। देखो भाई, कहा गया है कि काम कंप्लीट हो चुका था कब? बिफोर द मैनेजर विजिटेड द साइट। बिफोर अगर आया है तो इस साइड परफेक्ट आएगा और इस साइड इंडेफिनिट आएगा। इस साइड इंडेफिनिट लगा रखा है मतलब सही है। इस साइड परफेक्ट लगाना है, परफेक्ट में वॉज नहीं आता, हैड आता है, तो यहाँ पे हैड बीन आपको लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों को अक्सर करके दिक्कत रहती है कि सर हैड बीन क्यों लगा दिया? बेटा वॉज बी की फॉर्म है और वॉज पास्ट को दिखाता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3 क्या बनेगी? हैड बीन। दूसरा आप ये कह सकते हैं हैड बीन यहाँ पे इसलिए लगाया है तो ये परफेक्ट, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मत मानना, ये परफेक्ट है। क्यों लगाया है, बात को समझने का प्रयत्न करें। ये वर्क कुछ करेगा या वर्क किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वर्क तो किया जाएगा। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे लिखूं आपके सामने। अगर देखो आप लिख रहे हो इज, बात को समझना भाई एक बार, इज एम आर वॉज या फिर वर, और इसके साथ में अगर आप लिख रहे हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म V1 आईएनजी, ये बनाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बनाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अगर आप कहीं पे लिख रहे हो इज एम आर वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका बनाता है पैसिव। क्या बनाता है? पैसिव। और टेंस कौन सा होता है आपका? तो इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है भाई? इंडेफिनिट। अगर कहीं पे इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में कोई एडजेक्टिव या नाउन लिख रखा हो, तो ये भी आपका बनाता है इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बनाता है? इंडेफिनिट टेंस। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिसमें अक्सर करके आपको डाउट रहेगा। एक देखेंगे हैज़, हैव या हैड प्लस में बीन आए और इसके बाद में वर्ब की क्या आ जाए? आईएनजी फॉर्म, तो ये टेंस बनता है कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कहीं पे हैज़, हैव, हैड प्लस में आपका क्या आ जाए? बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये आपका टेंस तो होता है परफेक्ट, लेकिन होता क्या है? ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है भाई। क्या होता है? पैसिव स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे आपका हैज़, हैव, हैड प्लस में
बीन प्लस में कोई एडजेक्टिव आ जाए या फिर आपकी नाउन आ जाए, ऐसे केस में आपका जो टेंस बनता है वो बनता है कौन सा? परफेक्ट टेंस, और स्ट्रक्चर आपका एक्टिव ही रहता है। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? एक्टिव। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर कहीं पे हैज़, हैव, हैड प्लस इसके साथ में थर्ड फॉर्म हो तो भी स्ट्रक्चर आपका बनता है कौन सा? परफेक्ट। कौन सा बनता है? परफेक्ट। और अगर हैज, हैव, हैड के साथ में कोई नाउन गिवन हो तो स्ट्रक्चर आपका बनता है इंडेफिनिट। अब इन स्ट्रक्चर्स को एक बार समझ लेते हैं भाई। देखो एक बार, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी आ जाए भाई, आईएनजी किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूस टेंस को, और कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें इज, एम, आर की जरूरत पड़ती है वॉज, वर की। ये ठीक हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, अगर देखो भाई इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 दे रखा है तो इसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस समझने की गलती कर बैठते हो अक्सर करके। ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं हो सकता है। कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो ध्यान रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर ये बेसिकली पैसिव स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट टेंस का। कौन से टेंस का? इंडेफिनिट का पैसिव होता है ये। तीसरी चीज देखेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर अगर इसके साथ में कोई एडजेक्टिव या नाउन आ जाए तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, पैसिव इसलिए नहीं है क्योंकि V3 नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका सिंपल सा इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ऐसे केस में ये आपका किसका काम करता है? मेन वर्ब का। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे भी किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये मेन वर्ब बन जाता है। जब मेन वर्ब में ही इज, एम, आर आ जाता है तो वो आपका क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हैज़, हैव, हैड के बाद बीन आ जाए और फिर आ जाए आईएनजी। अगर आईएनजी आया है तो कॉन्टिन्यूस है, और हैज़, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आया है तो आपका परफेक्ट है। तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, एक्टिव स्ट्रक्चर। अगर आपका हैज़, हैव, हैड के बाद बीन आया हो और उसके बाद V3 आ जाए, अगर V3 आया है तो तय है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। और क्योंकि V3 के पहले बी की कोई फॉर्म आ रखी है, चाहे वो इज, एम, आर हो, चाहे वो वॉज, वर हो, चाहे वो आपकी बीन हो, तो इसका मतलब है कि वो आपका पैसिव को दिखाता है। और पैसिव किसका है भाई? क्योंकि हैज़, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ रखी है तो ये आपका परफेक्ट टेंस का पैसिव बनेगा। हैज, हैव, हैड के बाद बीन आ रखा है और उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन आ रखा है, तो ऐसे केस में ये बीन आपका मेन वर्ब का काम करता है। तो हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, ये आपका परफेक्ट टेंस बन जाएगा, एक्टिव स्ट्रक्चर। हैज, हैव, हैड के बाद सीधा V3 आ जाए तो ये सिंपल आपका परफेक्ट है ही, और हैज, हैव, हैड के बाद में नाउन आ जाए तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस होता है। सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है? अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कुछ करे, देखो कुछ क्या करे, वर्ब होती है भाई। जब हम एक्टिव लिखें या पैसिव लिखें, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ब होती है, और वर्ब में कोई एक्शन होता है, और वर्ब में अगर कोई एक्शन है तो उसको या तो सब्जेक्ट करेगा या सब्जेक्ट नहीं करेगा। अगर उस एक्शन को सब्जेक्ट ही करता है तो इसका मतलब है एक्टिव स्ट्रक्चर लगाओ, और अगर उस एक्शन को सब्जेक्ट नहीं करता है तो पैसिव स्ट्रक्चर लगाओ। एक्टिव और पैसिव का थोड़ा सा डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा अ फ्लाईओवर प्रपोज्ड। बताओ भाई ये सेंटेंस सही है या गलत है? अ फ्लाईओवर प्रपोज्ड, फ्लाईओवर का मतलब होता है रोड पे, आपने वो रोड देखे हैं ना कि जहाँ चौराहा वगैरह हो तो ऊपर ऊपर निकल जाते हैं जो वाहन, वो। अब एक बात बताओ, प्रपोज वर्ब है, क्या प्रपोज करने का काम फ्लाईओवर ने किया होगा? क्या प्रपोज करने का काम फ्लाईओवर करेगा? नहीं भाई।
हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने प्रपोज किया एक फ्लाईओवर, सरकार ने प्रपोजल रखा कि एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एक्टिव पैसिव बेटा ऋतु अलग से भी पढ़ाए जाएंगे, पर टेंस बिना एक्टिव पैसिव सेंस को समझे नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। टेंस को समझने के लिए, टेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टिव पैसिव की बेसिक्स समझने ही पड़ेंगे। टेंस के जस्ट बाद जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो एक्टिव पैसिव ही होगा, एक्टिव पैसिव ही है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। अब देखेंगे भाई, अ फ्लाईओवर प्रपोज्ड, फ्लाईओवर किसी चीज़ को प्रपोज करेगा या फिर एक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फ्लाईओवर प्रपोज किया गया। भाई फ्लाईओवर प्रपोज किया गया तो इसका अगर पैसिव चाहिए, कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हम वॉज वर्ब के साथ बना देते हैं, फ्लाईओवर सिंगुलर है, सो अ फ्लाईओवर वॉज प्रपोज्ड। क्या लिखना पड़ेगा? वॉज प्रपोज्ड। भाई आपने, मुझे उम्मीद है कि इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस वाली प्रैक्टिस शीट अच्छे से लगा ली होगी। अगर वो लगा ली है तो अगली प्रैक्टिस शीट आपको ये मिल जाएगी। एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको कल की क्लास के बाद, क्योंकि अभी आपको परफेक्ट टेंस में आज का पूरा टाइम निकल ही जाएगा, निकल ही लिया ऑलमोस्ट, और कल की भी क्लास पूरी निकल जाएगी परफेक्ट टेंस को समझने में, ठीक है। तो अभी काफ़ी टेंस में चीज़ें रहती हैं। फ्यूचर पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, और फ्यूचर पे मैं अभी ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट को ही समझने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। देखो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, हमने लिखा द वर्क हैड डन। भाई ध्यान देना, पैसिव बनाने के लिए अगर आपको कहीं पे भी पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए तो उसकी बहुत बेसिक सी ज़रूरत ये है कि बी की फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसके अलावा आप पैसिव नहीं बना पाते हैं। हालांकि गेट से बन जाता है, लेकिन उस पर हम बात बाद में करेंगे। हमें क्या चाहिए पैसिव बनाने के लिए? बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम बी की फॉर्म्स की बात करते हैं तो इज, एम, आर प्रेजेंट में होती हैं, वॉज और वर पास्ट में होती हैं। बी की ही फॉर्म्स में से बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और खुद बी अपने आप में एक फॉर्म होती है, और इसके अलावा इसकी जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, जो आपकी आईएनजी फॉर्म होती है, वो बीइंग होती है। यानी कि इनमें से कोई ना कोई वर्ब आपको चाहिए, उसके बाद V3 आएगी, तभी आप पैसिव बना पाओगे। क्या बना पाओगे? पैसिव आप तभी बना पाओगे जब इनमें से कोई वर्ब आपकी आ रखी होगी। देखो भाई, जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा जो आपके सामने गिवन है, सामने दिए गए सेंटेंस में लिखा गया है द वर्क हैड डन। अरे एक बात बताओ, वर्क किसी चीज़ को करेगा या वर्क को किया जाएगा? वर्क किसी चीज़ को करेगा या वर्क को किया जाएगा। तो आप कहोगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, इस वर्ब के लिए ये कर्ता नहीं बन सकता है, ये वर्ब में जो एक्शन है इसको ये नहीं कर सकता है। और अगर ये इस एक्शन को नहीं कर सकता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पैसिव बनना चाहिए। अब पैसिव में हैड प्लस V3 तो नहीं आ सकता भाई। पैसिव बनाने के लिए वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने लिखा माई फ्रेंड वॉज गॉन। इसको बताएंगे सही या गलत। अगर गलत तो कैसे सही होगा, अगर सही तो क्यों सही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वॉज डन की जगह पे हैड बीन डन लिख देते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, जहाँ पे मैंने परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स कराए थे, वहाँ पे बताया था कि पास्ट का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस सामान्यतः तब आते हैं जब दो क्लॉज लिखी गई हों, दो एक्शन की बात करें। देखो भाई, पास्ट का परफेक्ट कब लगाते हैं? पास्ट का परफेक्ट तब लगाते हैं जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं। और पास्ट ऑफ पास्ट में पहुंचने के लिए पहले हमें एक एक्शन बता के पास्ट में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे एक्शन से हम पास्ट ऑफ पास्ट जाएंगे। तो सिंगल जो सेंटेंस लिखे गए होते हैं उनमें पास्ट परफेक्ट सामान्यतः नहीं आता है। आ जाओ भाई,
अब मैंने जैसे ये सेंटेंस दिया, आपसे पूछा कि बताओ ये सही या गलत। आपने देखा, आपने कहा कि ये गो आपकी वर्ब है। भाई गो जो है उसी की तो थर्ड फॉर्म है गॉन। तो अगर ये आपकी वर्ब है तो इसका मतलब है कि ये आपकी वर्ब की बी की फॉर्म है, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म, ये बी की फॉर्म है भाई, और उसके बाद में V3, तो ये तो पैसिव है। लेकिन एक बात बताओ, दोस्त जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस एक्शन के लिए ये दोस्त आपका डूअर है या नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल भाई, कौन जाएगा? दोस्त जाएगा। अगर ये डूअर है तो हमें पैसिव सेंस नहीं चाहिए, एक्टिव सेंस चाहिए। और एक्टिव सेंस में वॉज के बाद में हैड, मतलब वॉज के बाद में V3 नहीं ING फॉर्म आती है, तो गोइंग लिखना पड़ेगा। सो माई फ्रेंड वॉज गोइंग। क्या लिखना पड़ेगा? माई फ्रेंड वॉज गोइंग। या फिर आप ये लिख सकते हैं माई फ्रेंड वेंट। इस तरीके से आगे जो भी है, गोइंग टू द पार्टी, गोइंग टू मुंबई, दिल्ली, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो आप पैसिव बहुत सोच समझकर लगाना चाहिए आप लोगों को। पैसिव आप बहुत सोच समझकर लगाइएगा हमेशा, उसमें आपसे गलती होने का चांस रहता है। भाई ये बताओ, ये बात किसी के हजम ना हुई हो कि पैसिव क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं? ठीक है, जैसे और सेंटेंस दे देता हूँ। मैंने लिखा द स्वीट्स मेड एंड all the children were happy। बताओ भाई, सेंटेंस सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है? जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं, और सेंटेंसेस करा रहा हूं, आ जाएगा समझ। द स्वीट्स मेड एंड ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। भाई पिछले दो सेंटेंस भी कराएंगे, हनुमान जी रुक तो जाया करो। भाई अगर इसको गॉन करना है ना, गॉन रखना है तो हैज गॉन लिख सकते हैं। माई फ्रेंड हैज गॉन, हैज गॉन एक्टिव है। वॉज गोइंग लिख सकते हैं कि जा रहा था, ये भी एक्टिव है। सिंपल वेंट लिख सकते हैं। अरे एक्टिव में कोई भी टेंस लिख दीजिए, पैसिव नहीं लिख सकते। बस इस सेंटेंस पे आ जाओ भाई। स्वीट्स मेड, मिठाइयाँ कुछ बना रही हैं या मिठाइयों को बनाया गया? भाई मिठाइयों को बनाया गया। अगर बनाया गया तो पैसिव सेंस है, और पैसिव सेंस में हमें वर मेड लिखना पड़ेगा, मेड से काम नहीं चलेगा। सो द स्वीट्स वर मेड। स्वीट्स वॉज नहीं लगा सकते, ठीक है, स्वीट्स वॉज नहीं लगा सकते क्योंकि स्वीट्स प्लूरल है, इसीलिए स्वीट्स वर मेड। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चंस पे जिन पे हम थे वहीं पे चलते हैं। इस वाले पे आ जाओ। तो ये बात समझ आई कि हैड बीन क्यों लिखा? क्योंकि अगर हैड कंप्लीटेड लिख देता तो एक्टिव सेंस बन जाता, तो एक्टिव सेंस तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वर्क कुछ कंप्लीट नहीं कर रहा है, वर्क को कंप्लीट किया जा रहा है। और अगर वर्क को कंप्लीट किया जा रहा है तो पैसिव सेंस है। अगर पैसिव सेंस है तो हैड बीन लिखना पड़ेगा, ना कि हैड प्लस V3। ठीक है, सो हैड बीन कंप्लीटेड लिखोगे। अगला देखोगे, ही हैड डन द वर्क आफ्टर हिज बॉस हैज स्कॉल्डेड हिम। अच्छा, इसको हैज की जगह ना एक बार हैड कर देते हैं पहले ही, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। हैड आ जाओ भाई, देखो दोनों जगह यहाँ भी हैड लिख रखा है और यहाँ भी। आपको बताया था कि आफ्टर के पहले परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नहीं सॉरी, आफ्टर के पहले परफेक्ट टेंस नहीं, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस जो कि दे रखा है, सही बात है, और आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस। और अगर इंडेफिनिट टेंस चाहिए तो हैड डन की जगह पे हमें
ही डिड द वर्क लिखना पड़ेगा। ही डिड द वर्क आफ्टर हिज बॉस हैज स्कॉल्डेड हिम। ठीक है, सो ही डिड द वर्क आफ्टर हिज बॉस हैड स्कॉल्डेड हिम। सो ही डिड द वर्क आफ्टर हिज बॉस हैड स्कॉल्डेड हिम। तो डिड आना चाहिए, हैड डन नहीं आ सकता, क्योंकि आफ्टर के इस साइड इंडेफिनिट टेंस आता है और इस साइड परफेक्ट टेंस आता है। आगे देखेंगे, दे हैड वेटेड फॉर 10 hours बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट। भाई बिफोर के इस साइड परफेक्ट आता है, तो परफेक्ट दे रखा है, सही है। और बिफोर के इधर इंडेफिनिट आता है, गलती से परफेक्ट दे दिया है, तो इसको आप क्या कर दोगे, बिफोर द ट्रेन केम। बेटा वर्क, डिड द वर्क अलग चीज है और वर्कड अलग चीज है, दीपक शर्मा, दोनों अलग चीजें हैं। बेटा डिड क्यों आया, भाई हैड प्लस V3 है, तो इस डू वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, और डू वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। डू आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। आपकी क्या लगा रखी है, हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 की जगह आपको क्या चाहिए, V2, और V2 होता क्या है, डिड, वही लगा दिए डिड। डिड इसलिए आया। शुभम, डिड इसलिए आया। डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हटा के हमें V2 चाहिए, क्योंकि आफ्टर के इधर प्रेजेंट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है। ये देखिए ना, पीछे हमने लिख रखा है, इधर आफ्टर के इधर क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट का परफेक्ट यानी कि वर्ब की हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आफ्टर के इधर हमें क्या चाहिए, V2, और अगर V2 चाहिए तो V2 क्या है, डिड आपका V2 है, डू आपका V1 है, और हैड डन आपका V3 है, इसीलिए डिड आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दे हैड वेटेड फॉर 10 hours। इसमें भी सेम क्या है भाई, हैड कम आपका हैड प्लस V3 था, आपको V2 चाहिए, इसीलिए केम लिख दिया। ठीक है, चलें भाई आगे। तो भाई ये चीज़ें देखो एक बार और देख लेना, बाकी आज मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा होगा आप लोगों के लिए भी। सो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी भाई देखो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट के रहते हैं, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस रहता है कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आपका फ्यूचर टेंस पे जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम आपका वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।